हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और हम आप के लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और अब हर रविवार को प्रश्नोत्तर की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला जारी रहेगी, जो हर संडे को आएगी। तो आज के संडे में हम लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास के प्रमुख प्रश्न जो परीक्षा में बार बार आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम प्रश्न देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहास के पिता किसे समझा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, इतिहास के पिता किसे समझा जाता है, मतलब इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरी का। ठीक है, इसकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरी का, मतलब इतिहास इसकी पुस्तक का नाम है। और इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझा दूँ कि इतिहास को 3 भागों में बांटा है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने भागों में? 3 भागों में। एक कौन सा है? एक है प्रागैतिहासिक। ठीक है फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक। अब इसमें क्या होता है, जैसे प्रागैतिहासिक में उसमें लिखित प्रमाण कुछ भी नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लोग अनपढ़ होते हैं, लोगों का विकास हो रहता है, मानव का विकास हो रहता है, धीरे धीरे में अपनी जीवन यापन करते हैं। और उसके बाद में जैसे आग जलाना और ये वगैरह ऐसे पहिया बनाना और पत्थरों के औजार बनाना, इस तरह के विकास करते हैं, लेकिन उनका कोई भी लिखित में साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस कैसे मिलता है? खुदाई से। ठीक है, जैसे बर्तनों से। ठीक है फ्रेंड्स, या चित्रकारी से, ऐसा भी ठीक है हो सकता है। और दूसरा जो है आदि ऐतिहासिक। ठीक है, आदि ऐतिहासिक का मतलब है कि प्रमाण तो लिखित हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें बता दूँ प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल को कहेंगे सीधा सीधा, जैसे ये वाला है, इसमें पाषाण युग को कहेंगे। पाषाण मैंने पत्थर होता है। ठीक है, पत्थरों का युग। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? आदि ऐतिहासिक। ठीक है, आदि ऐतिहासिक का मतलब है जिसमें लिखित प्रमाण है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। ये क्या है? प्रागैतिहासिक काल नहीं है, ये आदि ऐतिहासिक काल है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो इतिहास बटा हुआ है वह है ऐतिहासिक। ठीक है फ्रेंड्स, ऐतिहासिक कैसा? जैसा वैदिक काल, जैसे वेद हो गए, वे लिखे भी गए और पढ़े भी गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाषाण युग को हम बोल देते हैं प्रागैतिहासिक काल, और सिंधु घाटी सभ्यता आएगी आदि ऐतिहासिक काल में, और फिर वैदिक काल से प्रारंभ हो जाता है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखा भी और पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, उसके प्रमाण दोनों तरीके से मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हम पढ़ते हैं इतिहास के, भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास और भारत का आधुनिक इतिहास, ये इतिहास के प्रकार नहीं हैं, ये इतिहास का सिलेबस है ख्याली। ठीक है, ये जो इतिहास के जानकार है, इतिहास के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, इन्होंने भी इतिहास के अध्ययन के लिए इन्होंने 3 जगह डिवाइड किया है। ठीक है, अध्ययन के रूप से, सिलेबस के रूप से। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछे कि इतिहास कितने भागों में बटा है? 3, और उनके कौन कौन से हैं वह अभी आपको बताया है, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है फ्रेंड्स, यदि उदाहरण पूछे तो पाषाण काल, और आदि ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता, और ऐतिहासिक वैदिक काल से अब तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास, मतलब ऐतिहासिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? ठीक है फ्रेंड्स, तो किस युग में हुआ? पूरा प्रश्न काल में हुआ। कैसे हुआ? लोगों को आग के बारे में पता नहीं था, लेकिन एक पत्थर था चकमक।
ठीक है फ्रेंड्स, क्या था? पत्थर चकमक। और जब पत्थर आपस में टकराया तो उससे क्या हुआ? चिंगारी बली, मतलब आग जली। और उन्होंने देखा कि इससे तो कोई शक्ति उत्पन्न हो रही है। तो धीरे धीरे उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने ऐसे ही आग दोबारा जलाई और उन्होंने तब उसका ज्ञात हुआ कि ये तो अग्नि है। और फिर उन्होंने देखा अग्नि से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। कैसे? अग्नि से खाना भी बना सकते हैं, अग्नि से सर्दी में सेक भी सकते हैं, अग्नि से जानवरों से भी बचा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड। और उन्होंने देखा कि अग्नि में कुछ शक्ति है, तो इसलिए मैं क्या लगे करन? अग्नि की पूजा। जल की भी ऐसी पूजा लगे करन। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से उनकी श्रद्धा उन चीज़ों में बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वे ये सोच रहे थे कि ये पता नहीं कैसी शक्ति है जो, क्योंकि मानने की बात है आग अग्नि है और वो अधिक जल गई तो वो पूरे जंगल को जला देगी। और उससे क्या होगा? फिर जो वहाँ के मानव हैं वे डर जाएंगे कि ये तो पता नहीं क्या शक्तिशाली वस्तु है, चीज़ है, कोई शक्ति है। इसलिए उन्होंने उसकी पूजा प्रारंभ कर दी, भय थे, डर से। ठीक है फ्रेंड्स, कि इसमें शक्ति है, हमारा कोई ये अहित ना करे, हमारा कोई ये नुकसान ना करे। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि उन्होंने तब ये नहीं पता था कि ये आग है। ठीक है फ्रेंड्स। धीरे धीरे उन्होंने क्या पता लगा कि ये आग है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो क्या था? शिकार करते थे। क्यों? फसल होती नहीं थी, फसल का उन्हें ज्ञान नहीं था, कृषि का उन्हें ज्ञान नहीं था। जंगलों में रहते थे, जानवरों को मारते थे और खा लेते थे। ठीक है फ्रेंड्स। उस टाइम उनका आधार सिर्फ एक ही था, जानवरों का शिकार करके खाना। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में, नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या नाम है हड़प्पा सभ्यता का? नाम सिंधु घाटी की सभ्यता, और इंग्लिश में इंडस वैली। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसका क्रम देख लेते हैं, कालक्रम। सिंधु सभ्यता का कालक्रम क्या माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? घोड़े के अवशेष। ठीक है फ्रेंड, सुरकोटड़ा। लेकिन सामान्य सी बात यही मानी जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स। यदि अवशेष की बात करें तो कहाँ मिले? सुरकोटड़ा में। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था उनका व्यवसाय? व्यापार था। ठीक है फ्रेंड। और किससे था? मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ था। ठीक है फ्रेंड्स। मुख्य रूप से मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के आपस में व्यापारिक संबंध थे, इसका प्रमाण मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, आपको बता दूं कि व्यवसाय कैसे होता था। व्यवसाय ऐसे होता था कि जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता में पता ही है, जौ, गेहूँ, चावल, इनके प्रमाण मिले हैं। तो जो यहाँ पर होते थे वे हम मेसोपोटामिया भेज देते थे और वहाँ से उसके बदले दूसरे ले लेते, मतलब वस्तु विनिमय का व्यापार होता था। ठीक है। उस समय पैसा नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो किस युग की थी? कांस्य युग की। ठीक है फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसे बने थे? मतलब घर किससे बने थे? किस चीज़ से घर बने थे? तो किससे बने थे? आपको पता ही है, पक्की ईंटों से बने थे। ठीक है फ्रेंड्स। और कच्ची ईंट भी थी और पक्की भी थी। ठीक है फ्रेंड्स। और कहीं ने नाली, जहाँ ने नाली थी वहाँ पक्की ईंट लगी थी। ठीक है फ्रेंड्स। और नगर नियोजन के लिए ये प्रसिद्ध है ही, आपको भी मालूम है। ठीक है फ्रेंड्स। ये भी ध्यान रखना, ये नगर नियोजन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और एक धोलावीरा है, ठीक है, गुजरात में, वो जल 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 संचय के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कौन सी फसल में थे? कपास। ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए अगला देखते हैं प्रश्न जल्दी जल्दी, क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी बड़ी होती चली जाएगी वरना, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है जो आपके लिए छांट कर ये बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसी ने की? तो किसी ने की? दयाराम साहनी ने। और कब की थी? 1921 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? तो लोथल था, ये गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, लोथल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में? राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, और कालीबंगा का मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? अभी बताया था मैंने, 1921 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो कैसी थी? उचित समतावादी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब सभी एक साथ मिलकर रहते थे। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को नक्सली स्थान कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को, क्योंकि यहाँ पर इसे मोहनजोदड़ो क्या बोला गया? दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा कहाँ से है? अभी बताया था, राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, और राजस्थान की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अंकरण, मतलब अलंकरण जो उस पर बना हुआ था, किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। ठीक है अपने, सिंधु सभ्यता विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर किस देवता का चित्र अंकित था? ठीक है, तो किसका था? पशुपति नाथ का। ठीक है फ्रेंड्स, पशुपति नाथ का। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी बताया भी था हमने कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का ईर्ण सर्वाधिक हुआ है? मतलब जितने भी वहाँ से स्थल थे उसके, उनसे जितने भी प्राप्त मोहरे हुए हैं, उस पे किस पशु का चित्र सबसे अधिक उतरा है? तो आपको पता ही होगा, बैल का था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे पुराना शहर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा की संस्कृति में? ठीक है फ्रेंड्स, मांडा किस नदी पर स्थित था? किस नदी पर? चिनाब पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? सतलज पर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ है? पंजाब में। हड़प्पा में बेहतर जल प्रबंध, देखो ये आ गया, क्योंकि ये प्रश्न अभी पीसीएस और आईएएस में भी पूछा गया था। ठीक है, हड़प्पा में बेहतर जल प्रबंध किस स्थान से पता चलता है? और ये कहाँ से पता चलता है? धोलावीरा, और ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का, जैसे मैं अभी लाल रंग का ही प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो किस युग से संबंधित थी? आदि ऐतिहासिक युग। और आदि ऐतिहासिक अभी आपको शुरुआत में ही बताया था कि जिसमें उसके लिखित वर्णन तो मिलता है, लिखित साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते जो पढ़ा नहीं गया हो उसे, क्योंकि ये जो इसकी लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी, चित्र बने हुए थे, लेकिन अब तक भी किसी ने वह पढ़ी नहीं गई है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी है? जौ और गेहूँ। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? तो किसने करवाई? सर जॉन मार्शल। ठीक है फ्रेंड,
अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो अभी आपको पता ही था पहले, पशुपतिनाथ। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो किससे बनी थी? सैलखड़ी से। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, किस स्थान से नृत्य ये है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में। ठीक है फ्रेंड्स। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं वैदिक संस्कृति पर। उसके जो प्रमुख प्रश्न थे, खास बिल्कुल, वे हमने ले लिए हैं। बाकी जो और प्रश्न होंगे वो हम अगले रविवार को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम इसमें वैदिक सभ्यता में देखते हैं, वैदिक संस्कृति में। तो चलिए, अगला इसका प्रश्न देखते हैं, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो उसका शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है फ्रेंड्स। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। ठीक है फ्रेंड्स। और आर्यों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया या खोज की? लोहे। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको ये पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का मतलब पता नहीं था उन लोगों को। तो उसका खोज क्योंकि कब हुई? वैदिक काल में। ठीक है ना। तो तब लोहे का उन्हें ज्ञान नहीं था, सिंधु सभ्यता को। ठीक है, लोहे का ज्ञान अब हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। और कब हुआ है? 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है। और ये जो वैदिक संस्कृति है, 2 भागों में बटी हुई है। ठीक है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अगला देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? शर्मण। ठीक है फ्रेंड्स। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शूल सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, शूल सूत्र। चलिए, अगला देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। और 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और ये सबसे पहला कौन सा है? ऋग्वेद, और सबसे बड़ा भी। ठीक है। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो ऋग्वेद द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। भारत के राज्य चिन्ह में लिखा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, आगे देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन? मनुस्मृति के रचयिता। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, कर्षण भगवती का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। और ये किसका अध्याय है? महाभारत का। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और इसमें भी कितने? इसमें भी 18 अध्याय है और 700 श्लोक है गीता में। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। ठीक है फ्रेंड्स। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार हुआ है? ये 10वें में हुआ है। ठीक है। और 10वें सूक्त का क्या नाम है? पुरुष सूक्त। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए पुरंदर का प्रयोग हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं, 16वें सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सदगम्य, अस्तोमा सदगम्य। और ये बहुत ही विद्यालयों का आदर्श शब्द है। और ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो कहाँ बसते हैं? पंजाब में। ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा है? 9वां मंडल। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अब धार्मिक आंदोलन देखते हैं, क्योंकि उनके खास प्रश्न हो गए हैं ऐसे वीडियो, क्योंकि वरना तो कई घंटे की वीडियो बन जाएगी। हम क्योंकि खास प्रश्न ही देख रहे हैं इस सीरीज में, जो प्रश्नोत्तरी है संडे को लाएंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, इसके देखते हैं, हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ है? तो वेद है। ठीक है फ्रेंड्स। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं? पवित्र
रामायण है, महाभारत है, वेद है और पुराण है। ठीक है फ्रेंड्स, और उपनिषद भी हैं इससे। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया? शंकराचार्य जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, विशिष्ट द्वैतवाद, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जितने भी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब के सब इम्पोर्टेंट है। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? रामानुजाचार्य ने। ठीक है फ्रेंड्स, द्वैतवाद का किसने दिया? माधवाचार्य। अद्वैतवाद का किसने दिया? निम्बकाचार्य। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उनका जन्म कहाँ से हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? 1563 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो कहाँ से हुआ? गया, बिहार में। ठीक है फ्रेंड, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? ठीक है, धर्म का उपदेश पहला कहाँ दिया? सारनाथ उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रकाशवान। ठीक है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ तक कहता है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, हीनयान और महायान, ये प्रमुख है। वैसे तो और भी है, ठीक है, और भी है, लेकिन इतना काफ़ी है अभी। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? कितने में? 24। पहले कौन थे? ऋषभदेव। और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, और जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 599 से पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? तो मृत्यु कहाँ हुई? 527 ईसा पूर्व में पावापुरी पटना में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और ये नग्न अवस्था में रहते हैं, दिगंबर वाले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? हाँ, एक बात और बता दूँ, और जितने भी महान, जैसे अशोक हुआ या कोई भी हुआ, तो उन्होंने, जैसे ये हो गए श्वेतांबर और दिगंबर, ये नहीं। ठीक है, सिर्फ कौन से थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने ये जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, जैसे अशोक था या कनिष्क था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है फ्रेंड, ना कि जैन धर्म को। जैन धर्म को किसने अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उनकी मृत्यु भी उसी संलेखना श्रवण गोलबेला पर ही हुई थी, जो कर्नाटक में है, जो उनका उपवास करने का तरीका था। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा। किस शासक ने विक्रमशिला, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, की स्थापना की? तो धर्मपाल ने। ये प्रश्न काफ़ी बार आ गया है, यूपी टैट में भी और यूपी सुपर टैट में भी ये कई बार पूछा गया है, और ये यूपी पीसीएस में भी प्रश्न आया है। ठीक है फ्रेंड, यूपी पुलिस में भी आया है प्रश्न। यूपी पुलिस में कोई सा भी आया हो, क्योंकि मैंने देखा था जब आया था ये प्रश्न। चलिए, बौद्ध संगति प्रथम कहाँ और किसके शासनकाल में की गई? तो सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के काल में। ठीक है फ्रेंड, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो चुलबग वैशाली में हुई थी, कालाशोक के समय में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। तृतीय जो सम्राट अशोक हुए, महान सम्राट अशोक, उनके काल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है फ्रेंड, और चतुर्थ देख लेते हैं, ये कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक है फ्रेंड, कुंडल वन। और ये चारों के चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें देख लेना। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस रचना किस भाषा में की गई है? की रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में। साची किसके लिए विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। ठीक है फ्रेंड, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ? तो कौन सी में? जानत्रिक में। ठीक है फ्रेंड, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा, और यहाँ पर विदेश से भी लोग पढ़ने आते थे। ठीक है फ्रेंड, मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, जो उनकी मौसी भी थी। ठीक है फ्रेंड्स, गौतमी। और गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से। ठीक है फ्रेंड, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है अश्व। ठीक है फ्रेंड्स,
गौतम बुद्ध द्वारा विवेकशिणी संघ की स्थापना की गई कपिलवस्तु में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। ठीक है। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये यूपी में है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका है? सामवेद का। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो किस वेद से पता चलता है? यजुर्वेद से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। वैदिक युग की मंत्री परिषद क्या कहलाती थी? सभा। ठीक है फ्रेंड्स। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो लोहारगिरी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ऋग्वेद में अगन्य शब्द किस, अगला देखते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस में है? अथर्ववेद में। अगला देखते हैं, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किससे के द्वारा रचित है? तो पाणिनि के द्वारा रचित है, और इसमें व्याकरण है। ठीक है। अगला है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसे ने की? विश्वामित्र ने की। वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन है? अपाला और घोषा। विदेशु का मतलब विद्वान महिलाएं। ठीक है। ऋग्वेद में अगन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए है? गाय के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं मौर्य काल। चलिए, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और इसका एक नाम और था, वो क्या था? कौटिल्य। ठीक है फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसी की? चाणक्य ने की। किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किससे की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ठीक है। और भारत का मेकियावेली कौन है? कौटिल्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की? तो किसने की? अशोक ने। और कितने की बताया? 99 भाइयों की हत्या की है। ठीक है, ये बताया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया? तो क्या नाम था? कारुबाकी। ठीक है फ्रेंड्स। अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपये से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? ठीक है, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। तो कौन सी थी? मागधी। ठीक है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। किस सम्राट का नाम देव प्रियदर्शी था? किसका था? सम्राट अशोक का। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने एक युद्ध लड़ा था। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। किस राजा ने कलिंग युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया? तो किसने? अशोक ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन भारत का कौन सा शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? ठीक है, तो किसने अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी बताया भी था मैंने पहले कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया था। चलिए, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो कौन सी थी? पर्ण। ठीक है फ्रेंड्स। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य किससे समकालीन था? किसके समकालीन था? तो किसके था? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है फ्रेंड। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? तक्षशिला। ठीक है फ्रेंड। न्याय अगला देखते हैं। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भारत भेजा? तो किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने, उसका क्या नाम था? इंडिका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ठीक है फ्रेंड। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? यह भी गई यहाँ पर, इंडिका। ठीक है फ्रेंड। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? किसके? विशाखदत्त के ग्रंथ में। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? किसके ग्रंथ में? चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का। ठीक है, विशाखदत्त। और विशाखदत्त की क्या है रचना? मुद्रा राक्षस। ठीक है फ्रेंड्स, मुद्रा राक्षस। चलिए,
किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इंडिका में है, ठीक है, इंडिका में, ठीक है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो प्राकृत भाषा थी, ठीक है फ्रेंड्स। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? तो कुणाल ने प्राप्त की, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक समाज में कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने में? 5 में, ठीक है। समाज को 5 भागों में बांट दिया है अपनी पुस्तक में जो वर्णन किया, ठीक है ना। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक नीतियों से, ठीक है। अब अर्थशास्त्र यह ना कहना कि अर्थशास्त्र धन से संबंधित है, किससे संबंधित है? राजनीतिक नीतियों से, ठीक है फ्रेंड्स। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त, ठीक है। और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है फ्रेंड्स। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? तो लकड़ी का था, ठीक है फ्रेंड्स। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि वह चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो किसका? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये याद रखेंगे। अगला देखते हैं। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ठीक है फ्रेंड्स। किस स्तंभ में शोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू स्तंभ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला। उत्तराखंड में शोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कालसी देहरादून में स्थित है। ये 13वां अभिलेख है, ठीक है, 13वां। और जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन भी है इसमें 13वें में, ठीक है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? और यह आ गया 13वां, ठीक है, यही है 13वां कालसी वाला, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो कौन सा शासक रहता था? सम्राट अशोक रहता था, ठीक है फ्रेंड्स। ये अगला देखते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग किया है? तो मुद्रा राक्षस में किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में मिलता है, ठीक है, निठुर में मिलता है, 4 अभिलेख में मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स, गुर्जरा में मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी, ठीक। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में, ठीक है फ्रेंड्स। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, मौर्य काल में एग्रोनोमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रोनोमी किसको कहा जाता है? तो सड़क निर्माण अधिकारी, ठीक है, जैसे PWD होता है उसके जो अधिकारी होते हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया? तो नागार्जुन ने दिया, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, मतलब एशिया का प्रकाश, ठीक है फ्रेंड्स। आजीविका संप्रदाय किस संस्थापक थे? ठीक है, कौन थे? तो कौन थे? मखली गोसल, ठीक है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा है? संबंध शिखर, ठीक है। और बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? महाकश्यप ने की, ठीक है फ्रेंड्स। बौद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन होना चाहिए था? तो देवदत्त, ठीक है फ्रेंड्स। हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख किसमें संदर्भित करता है? तो किसमें संदर्भित करता है? तो संकर्षण तथा वासुदेव, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, किस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम किया गया है? तो किसमें किया गया है? छंदोग्य उपनिषद, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है फ्रेंड्स। जैन धर्म में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? स्थूलभद्र, ठीक है फ्रेंड्स। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। राजा मिलिंद के साथ किस बौद्ध भिक्षु के संवाद हुए? तो नागसेन के हुए, ठीक है फ्रेंड्स। जैन धर्म
के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय का विभाजन कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है फ्रेंड्स। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। ठीक है। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? आगम। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म चल रहा है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है फ्रेंड्स। जैन धर्म को अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्य ने दिया। ठीक है फ्रेंड्स। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र। ठीक है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने की। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? विसुमित्र। ठीक है। महाविभास शास्त्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? अभिधम पिटक। ठीक है। गोचार विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? मैत्रेय नाथ। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? तो कौन सा हुआ? हीनयान। ठीक है। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? चार आर्य सत्य। अनेकांतवाद किस धर्म के लोगों का सिद्धांत व दर्शन है? जैन मत। मास धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो बाहुबली। परिशिष्ट पर्व रचना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? हेमचंद। बौद्ध धर्म को भारत में किस शासक ने अंतिम संरक्षण दिया? बंगाल के पालों ने। ठीक है फ्रेंड्स। ये याद रखना किसने संरक्षण दिया है अंतिम में। ठीक है। अगला देखते हैं। भारत के उत्तरी देशों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रचलन था? महायान। कहाँ से पूछा है? उत्तरी देशों में। ठीक है। बौद्ध धर्म ने सिद्धांतों का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो शुद्ध पिटक में। ठीक है। किसने कर्षण को हेराक्लीज कहा था? हेराक्लीज मेगास्थनीज ने कहा था कर्षण को। ठीक है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उल नबी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 570 ईसा पूर्व में मक्का में। ठीक है फ्रेंड्स। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जैन अवेस्ता। ठीक है। महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? चंदना। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का संबंध किस वंश से था? तो किससे था? हर्यक वंश से। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अजात शत्रु को। ठीक है फ्रेंड। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापित किया? ठीक है। किसने किया? उदयन ने। सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन इराक में हुई। ठीक है। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो कब किया? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो हाइडेस्पीज झेलम का युद्ध जाना जाता है। ठीक है। और ये किसके साथ हुआ था? राजा पोरस के साथ। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला आगे देखते हैं। सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? यूरोप से भारत के लिए यूरोप से भारत के लिए थलमार्ग खुला। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो पोरस। ठीक है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? गिरिराज या राजगृह। ठीक है। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो उदयन ने बनाया। ठीक है। किसे? पाटलिपुत्र को। 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो ये पहले बताया था मैंने पिछली वीडियो में, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो कौन था? धनानंद। ठीक है। प्रथम ईरानी शासक जिसने
भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था वह था, तो वे कौन थे? डेरियस। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे? डेरियस। नंद वंश का अंतिम सम्राट धनानंद। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व। ठीक है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो किसने बना दिया? शिशुनाग ने। ठीक है। 6ठी सदी में भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? मगध था। ठीक है। किस शासक को सोनिया नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो बिंबिसार। किस शासक को? ठीक है। गृहपति का अर्थ है धनी किसान, ये ध्यान रखना। गृहपति कौन है? धनी किसान। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, तो बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। ठीक है फ्रेंड। प्रथम विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। ठीक है। महाजनपदों का उदय कब हुआ? ये पहले बताया था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका विकास हुआ और उदय हुआ। ठीक है।